टिश्यूज का स्ट्रक्चर और एनाटॉमी में उन्हीं टिश्यूज का अरेंजमेंट स्टडी किया जाता है। किसी ऑर्गन में कौन से टिश्यूज किस तरह से अरेंज्ड हैं, टिश्यूज के अरेंजमेंट को पढ़ा जाता है एनाटॉमी में। तो हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे थे एक्चुअली हिस्टोलॉजी पढ़ रहे थे। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज के बारे में पढ़े। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कई तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़े। परमानेंट टिश्यू, उसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्कैन्काइमा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे हिस्टोलॉजी पढ़ रहे थे, और आज से हम लोग पढ़ रहे हैं एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, टिश्यूज का अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं। ये टिश्यू सिस्टम, यदि कई तरह के टिश्यूज चाहे जहां कहीं प्रेजेंट हो, एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक टिश्यू सिस्टम। A group of tissues performing a common function irrespective of their position in a plant constitute tissue system. Different types of tissues, चाहे प्लांट के किसी भी पार्ट में प्रेजेंट हो, यदि एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं टिश्यू सिस्टम। जैसे मान लो कि एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस जहां कहीं होगा, रूट में होगा, स्टेम में होगा, लीफ में होगा, उसका फंक्शन है प्रोटेक्शन देना। एपिडर्मिस कॉन्स्टिट्यूट करता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। उसी तरह से जाइलम और फ्लोएम जहां कहीं होंगे, उनका फंक्शन है कंडक्शन। तो जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो कई तरह के टिश्यूज चाहे जहां कहीं भी प्रेजेंट हो प्लांट में, द कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं टिश्यू सिस्टम। ठीक है? यस सर। अब दो तरह से टिश्यू सिस्टम को बांटा गया है, दो अलग अलग एनाटॉमिस्ट के द्वारा। एक ने कहा कि कोई ऑर्गन 3 रीजन्स में बटा होता है, एनाटॉमिकली 3 रीजन्स में बटा होता है। एक रीजन को कहा गया एपिडर्मिस, दूसरे रीजन को कहा गया कॉर्टेक्स, और तीसरे रीजन को कहा गया स्टीली। जैसे मान लो कि किसी प्लांट का स्टेम है या रूट है, तो 3 रीजन्स में बटा हुआ है। एक रीजन हो गया एपिडर्मिस, दूसरा रीजन हो गया कॉर्टेक्स, और तीसरा रीजन हो गया स्टीली। लेकिन एक दूसरे एनाटॉमिस्ट के द्वारा फिर 3 ग्रुप्स में बांटा गया, मतलब उसी ऑर्गन को। और इसमें कहा गया एपिडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू एंड वैस्कुलर टिश्यू। सेम ऑर्गन है, सेम ऑर्गन है। मान लो कि किसी प्लांट का रूट है या स्टेम है, एक एनाटॉमिस्ट के अनुसार वो 3 रीजन्स में बटा हुआ है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड स्टीली। और दूसरे एनाटॉमिस्ट के अनुसार वो बटा हुआ है 3 रीजन्स में, एपिडर्मिस दोनों में कॉमन है, और एपिडर्मिस के अलावा इसमें कहा गया ग्राउंड टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू। ठीक है? तो एक ही ऑर्गन 3 रीजन्स में बटा हुआ है, तो फिर अलग अलग टर्म्स कैसे यूज करेंगे? तो पहले देखो ग्राउंड टिश्यू टर्म। ग्राउंड टिश्यू का मतलब होता है किसी भी ऑर्गन के सारे टिश्यूज, उसमें से एपिडर्मिस को हटा दिया जाए और वैस्कुलर टिश्यूज को हटा दिया जाए, तो जो बचा रह जाएगा उसको कहेंगे ग्राउंड टिश्यू। नीचे में लिखा हुआ है ऑल टिश्यूज ऑफ एन ऑर्गन एक्सक्लूडिंग एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर टिश्यूज। और जब हम स्टीली की बात करते हैं, तो स्टीली में फिर 3 तरह के रीजन्स होते हैं। एक होता है पेरिसाइकिल, दूसरा होता है पित्त, और तीसरा होता है वैस्कुलर टिश्यू। ये तीनों को मिलाकर कहते हैं स्टीली। अब जब ग्राउंड टिश्यू कह रहे हैं दूसरे ए में,
तो ग्राउंड टिश्यू का मतलब क्या क्या हो गया? एपिडर्मिस को हटा देना है वैस्कुलर टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यूज को हटा देना। जब एपिडर्मिस को हटा दिए तो बचा रह गया ऊपर वाले में, देखो कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल और पित्त। तो ग्राउंड टिश्यू में कॉर्टेक्स आ जाएगा, पेरिसाइकिल आ जाएगा, पित्त आ जाएगा। इन तीनों को एक साथ कहेंगे ग्राउंड टिश्यू। अब यदि दोनों को कंपेयर करो तो दोनों में देखो, पहले वाले में एपिडर्मिस है, दूसरे वाले में भी एपिडर्मिस, फिर दूसरे वाले में स्टीली को तोड़ दो तो पेरिसाइकिल है, दूसरे वाले में भी पेरिसाइकिल। पित्त, पहले वाले में भी पित्त है, दूसरे वाले में भी पित्त है। पहले वाले में भी वैस्कुलर टिश्यूज हैं, दूसरे वाले में भी वैस्कुलर टिश्यू। तो बेसिकली दोनों सिमिलर हैं, कुछ टर्म्स का सिर्फ डिफरेंस है। इसका मतलब कोई भी ऑर्गन बटा हुआ है एपिडर्मिस में, कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकिल में, पित्त में और वैस्कुलर टिश्यूज। बोलो। यस सर। बोलो, ये क्लियर है? यस हेलो। यस सर। यस सर। आप देखो, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हम बोलने दे। पूरे प्लांट बॉडी के चारों तरफ एक कवरिंग होती है, चाहे रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जिसको कहा जाता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मल सेल्स होते हैं, स्टोमाटा होते हैं और एपिडर्मल एपेंडेजेस, एपेंडेजेस का मतलब आउटग्रोथ्स होते हैं, जैसे ट्राइकोम्स हैं, हेयर्स हैं। ये सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। It forms the outermost covering of the whole body, whole plant body, and comprises epidermal cells, stomata, and the epidermal appendages, trichomes and hairs. पूरे प्लांट बॉडी को सारे ऑर्गन्स के बाहर में एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को कहा जाता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। और इस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मल सेल्स आते हैं, मतलब एपिडर्मिस आता है, एपिडर्मिस के सेल्स आते हैं, एपिडर्मिस में स्टोमाटा पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं, और एपिडर्मल सेल से आउटग्रोथ्स डेवलप करते हैं, अपेंडेजेस डेवलप करते हैं, जिनको कहते हैं ट्राइकोम्स और हेयर्स। ट्राइकोम्स एंड हेयर्स, दो तरह के अपेंडेजेस डेवलप करते हैं। ये सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो, एपिडर्मिस बहुत पागल बंद कर देता। किसी भी प्लांट के सारे ऑर्गन्स का जो आउटर मोस्ट रीजन होता है उसको कहा जाता है एपिडर्मिस। किसी भी प्लांट के सारे ऑर्गन्स के आउटर मोस्ट रीजन को कहते हैं एपिडर्मिस। इट इज द आउटर मोस्ट रीजन ऑफ ऑल ऑर्गन्स इन यंग प्लांट्स, दैट इज प्राइमरी प्लांट बॉडी। अब यहाँ पर यंग प्लांट्स कहने का मतलब क्या? बहुत ऐसे प्लांट्स हैं, मतलब जो डाइकॉट के, मोनोकॉट्स में तो नहीं, लेकिन डाइकॉट के प्लांट्स में रूट और स्टेम में आगे चलकर सेकेंडरी ग्रोथ होता है, थिकनेस बढ़ता है, और जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में सेकेंडरी फ्लेम और सेकेंडरी जाइलम बन जाते हैं, और प्रेशर के कारण एपिडर्मिस रप्चर कर जाता है, और एपिडर्मिस को रिप्लेस करने के लिए एक्स्ट्रासेलुलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ होता है, और सबसे बाहर में बनता है कॉर्क। तो जो यंग प्लांट्स हैं या जिन प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, जैसे मोनोकॉट के प्लांट्स हैं,
उनमें कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। तो उनके ऑर्गन्स में सबसे बाहर में एपिडर्मिस ही होगा, हमेशा होगा एपिडर्मिस। लेकिन डाइकॉट के प्लांट्स और खास करके जो वुडी प्लांट्स हैं, श्रब्स एंड ट्रीज, उनमें आगे चलकर सेकेंडरी ग्रोथ होता है। जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा अमाउंट में हो। उनके प्रेशर के कारण एपिडर्मिस रप्चर कर जाता है और उसको रिप्लेस करने के लिए या रीइंफोर्स करने के लिए सेकेंडरी ग्रोथ के बाद एक लेयर बनता है जिसको कहते हैं कॉर्क। तो जो यंग प्लांट्स हैं या मोनोकॉट के प्लांट्स हैं या किसी भी प्लांट का लीफ है, उसमें हमेशा मिलेगा एपिडर्मिस। लेकिन जो वुडी डाइकॉट्स हैं, वुडी डाइकॉट्स के रूट्स और स्टेम्स में शुरू में यंग कंडीशन में एपिडर्मिस मिलेगा, लेकिन बाद में एपिडर्मिस की जगह पे मिलेगा कॉर्क। In roots and stems of older woody dicots, epidermis gets ruptured and is replaced by cork. तो मोनोकॉट में एपिडर्मिस मिलेगा। मोनोकॉट में एपिडर्मिस मिलेगा ना, मतलब वो कॉर्क में नहीं चेंज होगा। मोनोकॉट्स में थ्रू आउट लाइफ किसी भी ऑर्गन में एपिडर्मिस ही मिलेगा, जो कि मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। सेकेंडरी ग्रोथ होता है डाइकॉट्स में, और डाइकॉट्स में भी हर्ब्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। तो हर्ब्स में भी हमेशा मिलेगा एपिडर्मिस। लेकिन जो वुडी डाइकॉट्स हैं, श्रब्स हैं और ट्रीज हैं, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है। तो जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा, और सेकेंडरी ग्रोथ आगे चलकर होता है, ओल्ड प्लांट्स में होता है, तो जब तक यंग है तब तक एपिडर्मिस मिलेगा। लेकिन जब ओल्ड हो गया है और सेकेंडरी ग्रोथ की शुरुआत हो गई है, तब एपिडर्मिस की जगह पे मिलेगा कॉर्क। लेकिन किसी भी प्लांट का लीफ है, चाहे वो मोनोकॉट का हो या डाइकॉट का हो, तो लीफ में कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। तो लीफ में हमेशा मिलेगा एपिडर्मिस। बोलो। यस सर। वैसे प्लांट्स जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, उनके हर ऑर्गन में सबसे बाहर में मिलेगा एपिडर्मिस हमेशा। लेकिन जिन प्लांट्स में, जैसे डाइकॉट्स में और वुडी डाइकॉट्स में, श्रब्स एंड ट्रीज में, जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है, उनमें एपिडर्मिस की जगह पे मिलेगा कॉर्क। लेकिन डाइकॉट के प्लांट्स में भी जो लीफ होगा, लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, इसलिए लीफ का भी आउटर मोस्ट रीजन होगा एपिडर्मिस, उसमें कॉर्क नहीं मिलेगा। बोलो। यस सर। तोरा की सर सुनते नहीं, तू पढ़िन दे कॉपियन देखी। अब देखो, एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ elongated compactly arranged cells. बोलो कि जखन देखी सर वो This form a continuous layer. जो एपिडर्मिस है वो बना होता है elongated cells का, और सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, मतलब सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है, और ये थ्रू आउट प्लांट बॉडी एक कॉन्टिन्यूअस लेयर के रूप में पाया जाता है। रूट, स्टेम, लीफ सब में एपिडर्मिस एक कॉन्टिन्यूअस लेयर के रूप में पाया जाता है। और एपिडर्मिस के जो सेल्स होते हैं वो पैरेन्काइमेटस होते हैं। लेकिन हम लोग पढ़े हैं कि पैरेन्काइमा में साइटोप्लाज्म एबंडेंटली प्रेजेंट है। लेकिन जो पैरेन्काइमेटस सेल्स एपिडर्मिस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उनमें साइटोप्लाज्म का अमाउंट बहुत ही कम होता है, इसलिए कि उनमें वैक्यूल बन जाता है। एपिडर्मल सेल्स के सेंट्रल रीजन में काफी बड़ा वैक्यूल बन जाता है, इसलिए साइटोप्लाज्म का अमाउंट कम हो जाता है, और साइटोप्लाज्म एक लाइनिंग लेयर के रूप में पाया जाता है। ठीक है। So epidermal cells are parenchymatous cells with a small amount of cytoplasm lining the cell wall and a large vacuole. compactly arranged. ठीक है? Yes sir.
यस सर। अब एपिडर्मिस चूंकि सबसे बाहर में है तो इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन देना। और किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है? तो वाटर के लॉस के अगेंस्ट, वाटर के लॉस को चेक करता है। तो एपिडर्मिस के बाद के जो रीजन्स हैं, कॉर्टेक्स है या स्टीली है, उसे वाटर के लॉस को रोकता है। और इस फंक्शन को और भी अच्छी तरह करने के लिए एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी सब्सटेंस का लेयर बन जाता है। जो वैक्सी सब्सटेंस है उसका नाम है क्यूटीन। जो वैक्सी सब्सटेंस का या क्यूटीन का जो लेयर बनता है उस लेयर को कहा जाता है क्यूटिकल। एपिडर्मिस के ऊपर वैक्सी सब्सटेंस का लेयर होता है, उस लेयर को कहा जाता है क्यूटिकल। और क्यूटिकल वाटर के लॉस को रोकता है, ट्रांसपिरेशनल लॉस ऑफ वाटर को रोकता है। तो देखो, द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विथ ए वैक्सी थिक लेयर of cutin called cuticle, which prevents evaporational loss of water. ठीक है? यस सर। तो ये पैरेन्काइमेटस सेल का बना होगा। एपिडर्मिस पैरेन्काइमा के सेल्स का बना होता है। हम जब पैरेन्काइमा बता रहे थे, सुनो, जब पैरेन्काइमा बता रहे थे तो उसमें बताए थे कि ये मोस्ट प्रिमिटिव और फंडामेंटल टिश्यू है, मोस्ट फंडामेंटल टिश्यू है। तो प्रिमिटिव तो इसलिए हो गया कि इसका ऑरिजिन पहले हुआ है दूसरे टिश्यूज की तुलना में। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केनकाइमा, जाइलम फ्रेम, इनकी तुलना में पैरेन्काइमा का ऑरिजिन सबसे पहले हुआ है, इसलिए मोस्ट प्रिमिटिव। और मोस्ट फंडामेंटल का मतलब प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में पाया जाता है। एपिडर्मिस बना होता है पैरेन्काइमा का। रूट के केस में पूरा का पूरा कॉर्टेक्स बना होता है पैरेन्काइमा का। स्टेम में भी मेजर पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स बना होता है पैरेन्काइमा का। इंडोडर्मिस पैरेन्काइमा का बना होता है। पेरिसाइकिल बना होता है पैरेन्काइमा का। पिथ बना होता है पैरेन्काइमा का। जाइलम और फ्लेम में भी पैरेन्काइमा होता है। एपिडर्मिस भी बना होता है पैरेन्काइमेटस सेल्स का। उससे प्रोटेक्शन के लिए तो कोलेनकाइमा का होना चाहिए ना? क्या हुआ? एपिडर्मिस जैसे प्रोटेक्शन के लिए होता है तो इसमें इसको कोलेनकाइमा का होना चाहिए ना? कोलेनकाइमा प्रोटेक्शन नहीं पढ़ाए हैं। कोलेनकाइमा स्केनकाइमा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है। यहाँ वाटर के लॉस को रोकता है। एपिडर्मिस चूंकि सबसे बाहर में है तो वाटर के लॉस को रोकता है। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कर रहा है प्लांट को। कोलेनकाइमा और स्केनकाइमा मैकेनिकल टिश्यूज हैं, पैरेन्काइमा मैकेनिकल टिश्यू नहीं है। इस हाँ, समझे? यस सर। अब देखो, ये पूरे एपिडर्मिस के ऊपर में क्यूटिकल होता है, लेकिन जहां पे स्टोमाटा पाए जाते हैं वहां पे क्यूटिकल नहीं होता है, क्योंकि स्टोमाटा से वाटर का लॉस होता है, ट्रांसपिरेशनल लॉस होता है, इवेपोरेशनल लॉस नहीं। तो स्टोमाटा खुले होने चाहिए, इसलिए उसके ऊपर क्यूटिकल नहीं होगा। स्टोमाटा से गैसेस एक्सचेंज होना है, यदि उसके ऊपर क्यूटिकल होगा तो क्यूटिकल होने के कारण गैसेस एक्सचेंज रुक जाएगा, इसलिए वहां पे क्यूटिकल नहीं होगा। और जब क्यूटिकल नहीं होगा तो स्टोमाटा से ट्रांसपिरेशन होगा, और ट्रांसपिरेशन से वाटर का लॉस होता है। इन ट्रांसपिरेशन से बहुत सारे एडवांटेजेस भी मिलते हैं प्लांट को, इसलिए ट्रांसपिरेशन को नहीं रोकना है, रोकना है इवेपोरेशनल लॉस ऑफ वाटर। तो जहां भी एपिडर्मिस में स्टोमाटा होंगे वहां पे क्यूटिकल नहीं होगा।
दूसरी बात कि क्यूटिकल होगा जो एरियल पार्ट है प्लांट का, जमीन के ऊपर का पार्ट, जैसे स्टेम है, लीफ है। जो पार्ट जमीन के नीचे है जैसे रूट है, तो रूट से वाटर के लॉस का खतरा नहीं होता है, इसलिए रूट के एपिडर्मिस पे क्यूटिकल नहीं होता है। पॉइंट लिखा हुआ है क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स। ठीक है? यस सर। एक ऐसे ही डायग्राम बनाया हुआ, देखो सेल्स इलोंगेटेड है, हर एपिडर्मल सेल में काफी बड़ा वैक्यूल बना हुआ है। वैक्यूल होने के कारण साइटोप्लाज्म का अमाउंट कम हो गया है, और जो भी साइटोप्लाज्म है वो लाइनिंग लेयर के रूप में प्रेजेंट है। और एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर है वैक्सी सब्सटेंस क्यूटीन का, उस लेयर को कह रहे हैं क्यूटिकल। ठीक है? अब एक पॉइंट है कि एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होता है। जनरली एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस मिलते हैं। कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे एपिडर्मिस मल्टी लेयर्ड होता है। तो देखो एपिडर्मिस मल्टी लेयर्ड कहाँ होता है, उसका एग्जांपल है इन लीफ ऑफ फाइकस बेंगालेंसिस, बनियान, बरगद। फाइकस बेंगालेंसिस के लीफ में एपिडर्मिस मल्टी लेयर्ड होता है। उस तरह से फाइकस इलास्टिका, इंडिया रबर प्लांट, इसके लीफ में भी एपिडर्मिस मल्टी लेयर्ड होता है। एक प्लांट है नीरियम ओलिएंडर, उसके लीफ में भी एपिडर्मिस मल्टी लेयर्ड होता है। एपिडर्मिस जनरली सिंगल लेयर्ड होता है, इन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पे एपिडर्मिस मल्टी लेयर्ड होता है, जैसे इन लीव्स ऑफ फाइकस बेंगालेंसिस, फाइकस इलास्टिका, नीरियम ओलिएंडर। और यदि किसी प्लांट के लीफ में एपिडर्मिस मल्टी लेयर्ड है तो इसका क्या मतलब समझोगे? क्यों मल्टी लेयर्ड? सब मैकेनिकल सपोर्ट, सब मैकेनिकल सपोर्ट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तुम मैकेनिकल सपोर्ट पे इतना तुम क्यों उलझी हुई हो? हम बार बार कह रहे हैं कि एपिडर्मिस मैकेनिकल सपोर्ट नहीं देता है। एपिडर्मिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर। सर इवेपोरेशनल लॉस कम करने के लिए। हाँ, वो तो इवेपोरेशनल लॉस कम करने के लिए। तो सब में सिंगल लेयर्ड है, इसमें मल्टी लेयर्ड क्यों है? इसका मतलब क्या है? ये क्या इंडिकेट करता है? यदि किसी प्लांट के लीफ में एपिडर्मिस मल्टी लेयर्ड मिल जाए तो तुम क्या समझोगे? किस तरह का प्लांट है? मतलब ये 0.5 हो जाता है। 0.5 है। हाँ, ये ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर शो कर रहा है। मल्टी लेयर्ड हो गया, इसका मतलब वाटर के लॉस को रोकने का एडिशनल इंतजाम कर रहा है। बोल रहा है इसका मतलब वाटर के लॉस का खतरा इसको ज्यादा है, या वाटर की कमी में ग्रो कर रहा है, इसलिए चाहेगा कि मिनिमम लॉस हो वाटर का, वाटर को कंजर्व करना चाहेगा, तो इसके लिए एपिडर्मिस मल्टी लेयर्ड हो जाता है। ये सब जीरोफाइट्स हैं। ठीक है? ये बताते सब बताते। उसी तरह से कुछ प्लांट्स होते हैं एपीफाइट्स कहते हैं। एपी का मतलब होता है अबव, फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स। जो प्लांट्स किसी दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं उनको कहा जाता है एपीफाइट्स। जो एपीफाइट्स हैं, मान लो कि छोटा सा प्लांट है, ऑर्किड का प्लांट है, मैंगो ट्री पे ग्रो कर रहा है, उसके रूट्स हवा में झूलते रहेंगे, लटकते रहेंगे, सॉइल में तो नहीं जाएगा। इसको वाटर कहाँ से मिलेगा? ये एटमॉस्फेयर से वाटर एब्जॉर्ब करेगा। तो जो एपीफाइट्स के रूट्स हैं उनका एपिडर्मिस मल्टी लेयर्ड होता है, और उसके एपिडर्मिस के सेल्स स्पॉन्जी होते हैं। तो इस टिश्यू को कहा जाता है विलामेन कहते हैं, और विलामेन का काम होता है टू एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। देखो लिखा हुआ है
in hanging roots of epiphytes. Plants growing in some. Epiphytes का मतलब हो गया plants growing on other plants for support. Multi-layered epidermis with a spongy cells is called velamen, which is concerned with absorption of atmospheric moisture. ठीक है? सतीश ने बोला यस सर। तो एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स के लिव्स में मल्टी लेयर्ड होता है जो जीरोफाइट्स होते हैं, और जो एपीफाइट्स के हैंगिंग रूट्स हैं उनमें भी एपिडर्मिस मल्टी लेयर्ड होता है, और मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस के सेल्स स्पॉन्जी होते हैं और उसको कहा जाता है विलामेन। तो पूछा जाता है विलामेन टिश्यू कहाँ मिलेगा, तो एपीफाइट्स के रूट्स में मिलेगा, और फंक्शन क्या होगा, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। ठीक है? अब देखो, एपिडर्मिस के सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं। एपिडर्मिस के सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते, लेकिन एपिडर्मिस के कुछ ऐसे सेल्स हैं, मॉडिफाइड सेल्स हैं एपिडर्मिस के ही, जिनको कहते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स, उन गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ठीक से सुनो पॉइंट को, एपिडर्मिस के सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं। गार्ड सेल्स भी मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स हैं, लेकिन उनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट इन एपिडर्मल सेल्स एक्सेप्ट इन गार्ड सेल्स। दूसरा एक पॉइंट कि ऐसे दूसरे प्लांट्स के एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो सीओफाइट्स होते हैं, जो प्लांट्स शेड में ग्रो करते हैं, या जो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स हैं, जो प्लांट्स पानी में डूबे होते हैं, उनके एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्यों? जो शेड में पाए जाते हैं प्लांट्स उनमें, और जो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स हैं, पानी में डूबे हुए प्लांट्स हैं, उनके एपिडर्मिस के सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। सर तो वहाँ पे क्यों ऐसा होगा? तो जो प्लांट्स शेड में ग्रो कर रहे हैं, लो इंटेंसिटी के लाइट में ग्रो कर रहे हैं, तो वहाँ पे रहेगा, यदि क्लोरोप्लास्ट एपिडर्मिस के नीचे के सेल्स में पाए जाएंगे, जैसे कॉर्टेक्स वगैरह में, तो लाइट का पेनिट्रेशन उतना डेप्थ तक नहीं होगा। और क्लोरोप्लास्ट यदि एपिडर्मिस के सेल्स में पाए जाएं, एपिडर्मिस तो सबसे बाहर में है, तो लो इंटेंसिटी के लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेगा और फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। उसी तरह से जो प्लांट्स पानी में डूबे हुए हैं, वहां पे लाइट का पेनिट्रेशन हो रहा है। जब लाइट वाटर को पेनिट्रेट करेगा, उसकी इंटेंसिटी घट जाएगी, और एपिडर्मिस यदि क्लोरोप्लास्ट डीपली सीटेड होंगे, तो क्लोरोप्लास्ट तक सफिशिएंट लाइट नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए क्लोरोप्लास्ट डेवलप कर गए हैं एपिडर्मिस, सबसे बाहर का जो लेयर है उसी में क्लोरोप्लास्ट डेवलप कर गए हैं, ताकि लो इंटेंसिटी के लाइट को भी एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस कर सके। हाँ सर। ठीक है? यस सर। बोलो। बोलते। यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐसे तो किसी भी ऑर्गन के आउटर मोस्ट लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं, रूट के आउटर मोस्ट लेयर को भी एपिडर्मिस ही कहते हैं, लेकिन रूट के आउटर मोस्ट लेयर को के लिए एक अलग से टर्म यूज किया गया है, एपिब्लेमा या पिलिफेरस लेयर। यदि रूट के आउटर मोस्ट लेयर को एपिडर्मिस यदि कह रहे हैं तो कोई गलती नहीं है, एपिब्लेमा कह रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। लेकिन दूसरे ऑर्गन के आउटर मोस्ट लेयर को एपिब्लेमा नहीं कह सकते। एपिब्लेमा टर्म इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ रूट। सिर्फ रूट के लेयर, आउटर मोस्ट लेयर को, रूट के एपिडर्मिस को ही कहा जाता है एपिब्लेमा। स्टेम का जो एपिडर्मिस है या लीफ का एपिडर्मिस है, उसको एपिब्लेमा नहीं कहते। एपिब्लेमा टर्म रेस्ट्रिक्टेड है फॉर द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ रूट। और ये जो एपिब्लेमा है, तो रूट का जो आउटर मोस्ट लेयर है, उसमें न तो स्टोमाटा होते हैं न क्यूटिकल होता है। ये रूट जमीन के अंदर होता है।
वहां पे गैसेस एक्सचेंज के लिए स्टोमाटा की जरूरत नहीं होती है और वाटर के लॉस का खतरा नहीं है, इसलिए क्यूटिकल नहीं होता है। ठीक है। और एपिडर्मिस का फंक्शन क्या है? एपिडर्मिस का फंक्शन है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। पहले भी बोल चुके हैं, फिर बोल रहे हैं कि एपिडर्मिस चूंकि सबसे बाहर में है इसलिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है। यस सर। तो फिर से लिंक भेजना पड़ेगा और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उतना समय में जो पढ़े हो उसको रिवाइज करो। जी सर। तुरंत लिंक जा नहीं पाता है। ठीक है। ठीक है सर, 10 मिनट बाद ही भेजिए। हाँ। समझ गया भैया, क्या तो लगता है वीडियो नहीं बजा में ना करे। सतीश हाल रो पाचे को अगर हम सतीश को देख ले तू क्या क्यों रे सतीश आई रे।